बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आसमा शिराजी, प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, मुख्तलिफ तजावीज़ जो कि ईरान की तरफ से अमरीका को भेजी गई थी, 10 दिन के तवील इंतज़ार के बाद ईरान ने उसका जवाब अमरीका को भिजवाया है, जिसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने नाकाबिल कबूल करार दिया है और उनको मुस्तरद किया है उन तमाम तजावीज़ को या उस रद्द अमल को जो कि ईरान की तरफ से गया था। बहुत दिलचस्प है, इसको मुख्तलिफ अखबारात ने, जराइद ने अब तक जो है वो रिपोर्ट कर दिया है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको ख़बर के तौर पर पेश किया और उसके बाद से इसके ऊपर मुख्तलिफ तबसरे जो हैं वो जारी हैं। ईरान ने इसके अंदर जो यूरेनियम की अफजूदगी है, वॉल स्ट्रीट जर्नल बोलता है, यह कहता है कि उसको आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर की है। अलबत्ता ईरान ने अमेरिका का 20 साल तक यूरेनियम अफसूदा ना करने का मुतालबा जो है वो मुस्तरद कर दिया है। ये याद रहे कि ईरान जो है वो तकरीबन 3 से 5 साल कह रहा था और अमेरिका इसको 20 साल करार दे रहा था। इसी तरह से ईरान ने अपने जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा मुस्तरद किया है। ईरान ने कुछ आला सतह पर अफसूदा यूरेनियम जो है उसे कम दर्जे पर लाने और बाकी को किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल करने की पेशकश की है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है। लेकिन इस शर्त के साथ अगर मुज़ाकरात नाकाम हो या अमेरिका मुआहदे से निकल जाए तो ये अफसूदा यूरेनियम जो है वतन वापस या ईरान वापस लाया जा सकेगा। ईरान ने तमाम पाबंदियों के मुकम्मल खात्मे, मुंजमद असासे डीफ्रीज करने या उनकी वापसी और आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल बरकरार रखने का मुतालबा किया है। लबनान में जंगबंदी को ईरान ने अपने लिए सुर्ख लकीर करार दिया है और ये जो तमाम तजावीज़ थी ये पाकिस्तान के ज़रिए से पेश की गई थी और पाकिस्तान ने इनको अमेरिका के हवाले किया था। ये जो जोहरी मवाद से मुतालिक तफसीलात हैं, इसको ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने, जो कि बहुत IRGC के पासदाराना इनकलाब के करीब समझी जाती है, उसने इन खबरों को मुस्तरद किया है और कहा है कि इससे मुतालिक जो तफसीलात हैं वो दुरुस्त नहीं है। ईरान मुस्तकिल जंगबंदी चाहता है, परमानेंट चाहता है और उसकी गारंटी भी चाहता है। वो चाहता है कि इस बात की ज़मानत दी जाए, जो कि चीन में ईरान के सफ़ीर हैं वो ये कह रहे हैं कि चीन ज़मानत दे सकता है। और ये याद रहे कि ये बहुत अहम होगा देखना कि इस वक्त जो चीन के अंदर अभी आने वाले दिनों के अंदर मुलाकात होने जा रही है 14 और 15 को, जिसमें कि प्रेसिडेंट ट्रंप चीन जा रहे हैं और प्रेसिडेंट शी के साथ उनकी मुलाकातें हैं। इस दौरान आज जो है वो जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा उनके साथ भी अब्बास अरागची साहब की बातचीत हुई है टेलीफोन के ज़रिए से, और पाकिस्तान की जो है वो फैसल बिन फरहान साहब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, उनकी तफसीली बातचीत जो है वो सऊदी वज़ीर ख़ारजा के साथ हुई है। सो चीन ने जो 4 नुकाती एजेंडा या फार्मूला या तजावीज़ पेश की हैं, कहा यह जा रहा है कि महवर और मरकज़ वो हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो चीन को कह सकते हैं कि उनकी मीडिएशन करवाई जाए या ये जो मुआहदा है उसको करवाया जा सके। इस बात की भी इत्तलात हैं और उम्मीद की जा सकती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के लिए भी होते हुए जाएँ। बहरहाल ये खबरें, इसके ऊपर हमने बात करनी है आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि कल मार्का हक की जो चीज़ें थी वो सामने आई, या जो तकारीब थी उसमें चीफ फील्ड मार्शल ने खिताब भी किया और फील्ड मार्शल ने अपने खिताब के अंदर कुछ नई जहतों की बात की है जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी से मुतालिक है और ये भी कि हिंदुस्तान किस तरह से अपना तसल्लुत जो है वो चाहता है, इस पूरे खित्ते के अंदर चाहता था और पाकिस्तान ने उसको कैसे जो है वो मुस्तरद किया। ताहम अब नए चैलेंजेस हैं, इसके ऊपर हमने बात करनी है। ये सारे मौज़ूआत और उन पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे मौजूद हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, जो कि वज़ीर दिफा है पाकिस्तान के, उनसे हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ जनाब एजाज़ चौधरी साहब होंगे, साबिक सेक्रेटरी खारजा और जाने माने मुसन्निफ भी, उनसे हम बात करेंगे। तो पहले ख्वाजा साहब से पूछते हैं। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने में वक्त दिया है। सवाल ये है कि मार्का हक को 1 साल भी हो गया, ज़ाहिर है इसके ऊपर बात हो रही है, होती रहेगी, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान की जो कामयाबियाँ हैं आप उनको किस तरह से देखते हैं दिफाई नुक्ता नज़र से, और अब 1 साल के बाद आपको पाकिस्तान जो है वो कहाँ खड़ा नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अंदाजे, बल्कि अंदाज़ा क्या है, ये हकीकत है कि पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान ने जो माइलस्टोन जो हैं क्रॉस किए हैं या अचीव किए हैं, वो हमारी तारीख में पहले इस तरह का लम्हात जो हैं वो नहीं आए हमारी तारीख में। अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसका बड़ा करम है कि हमने पहले एक जंग जीती और बड़ी डिसाइसिवली जीती, उसमें कोई बहाम नहीं था।
हमारी विक्ट्री में, फतह में सारी दुनिया ने उससे को तस्लीम किया, बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कुछ 60-70 दफा जो है ना हिंदुस्तान को याद दिलाया कि आपको बड़ी मार पड़ी है, आपने बड़ी जिल्लत उठाई है, आपके इतने जहाज जो है वो राख कर दिए गए, उनका मलबा आप उठाते रहे। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद अब डिप्लोमेसी में जो हमें कामयाबी हुई है कि हमें एक मकाम जो है अल्लाह ताला ने हमारे जिम्मे लगाया है कि हम अपने ईरानी भाइयों की जो है इस जंग में जो है वो एक सालिस की हैसियत से, एक मावन की हैसियत से जो है अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उनको बुनियाद बना के हम उसमें कोई सुलह सफाई या जंगबंदी जो है उसको वहां तक हम इस मसले को लेके जाएं। जंगबंदी तो ऑलरेडी अचीव हुई है इस वक्त, लेकिन एक पायदार अमन के लिए इस खित्ते में पाकिस्तान का रोल जो है वो बड़ा पिवटल है और बड़ा कलीदी रोल पाकिस्तान अदा कर रहा है कि इसके फायदे जो हैं वो तूलो अर्ज जो है इस खित्ते का, चाहे वो गल्फ की रियासतें हैं, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, पाकिस्तान है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, जो मिडल ईस्ट की स्टेट्स हैं, शाम है, मिस्र है, इराक है, इन सब को उसका फायदा जो है इस अमन का जो है वो पहुंचेगा। यहाँ पे उम्मत मुस्लिम जो इतनी बड़ी तादाद में इस खित्ते में बस रही है, वो एक सुख का सांस लेंगे कि एक पायदार अमन जो है वो अचीव हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी दानिश में जो ये दो तारीखी वाकयात जो हैं, बहुत बड़े तारीखी वाकयात जो हैं, और इसमें कलीदी रोल जो है फतह में और इस अमन की कोशिशों में भी जो हम किरदार अदा कर रहे हैं, उसमें पाक फौज की लीडरशिप का, फील्ड मार्शल का, आसिम मुनीर साहब का बड़ा पिवटल रोल है, बड़ा कलीदी किरदार है उनका। हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो रोल जो है वो भी एक बड़ा डिसाइसिव और बड़ा नतीजा फेज रोल जो है वो भी अदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन दोनों हजरात की सरकर्दगी में पाकिस्तान जिस तरह सफर तय कर रहा है विज़ावी हिंदुस्तान, जो हमें फतह हुई है, और उसके बाद जो है हमारी जो बैनुल अक़वामी साख जो है उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। पाकिस्तान जो एक 10 नगर मुल्क की हैसियत से जाना चाहता था, पाकिस्तान जिस पे दहशतगर्दी के रोजाना इल्जाम लगते थे, आज जो है वो पाकिस्तान जो है अमन की का एक झंडा जो है बुलंद किए हुए है और जंग बंद करवा रहा है, अमन को रिस्टोर करवा रहा है। तो वो सारा जो एक पाकिस्तान का इमेज जो था वो पिछले एक साल में जो है वो चेंज हो गया है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का सारी कौम को शुक्र अदा करना चाहिए और इन दो अशखास की क़यादत में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, और मैं इस पे अपनी अफवाज को भी जो है एयरफोर्स को, नेवी को भी खराज तहसीन पेश करूंगा कि जो एक साल पहले कल जिसकी हमने सालगिरह मनाई है अल्लाह के फजल से, उसमें जो किरदार रहा है पाकिस्तानी कौम जो है वो ममनून है अपनी अफवाज की। इसको अगर हम इस तरह से भी अब करें कि अब रीजनल उसके ऊपर अगर बात करें तो ईरान की तजावीज़ जो हैं वो अब आ चुकी हैं, उसको मुस्तरद भी कर दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, लेकिन क्या आपको इम्कानात लगते हैं कि किसी एग्रीमेंट के ऊपर भी पहुंचा जा सकता है? पाकिस्तान का अपना एक बड़ा किरदार है, बहुत अहम किरदार है। प्रेसिडेंट ट्रंप अभी चीन भी जा रहे हैं, उस दौरे से पहले कोई एग्रीमेंट हो सकता है, और क्या वो पाकिस्तान से होते हुए जाएंगे या पाकिस्तान आने के उनके इम्कानात हैं? आसमा कहा जाता है, कोई नॉट कंफर्म कि वो वहां पे जाते हुए कोई 2 घंटे के लिए हो सकता है पाकिस्तान में रुकें। ठीक, अच्छा। ये कहा जा रहा है, ये मार्केट की खबर तो यही है जो मैंने सुनी है कल और परसों में। लेकिन जहां तक आपने ये जो एग्रीमेंट की बात की है, देखिए ये तमाम एग्रीमेंट्स जो हैं उसमें फ्रीकैन ने पोजीशन ली होती है, वो अपनी अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहे होते हैं।
लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है जिसके ऊपर जो है कि दोबारा खुदा न खास्ता जी। हॉस्टिलिटीज दोबारा शुरू हो जाएं या जो है धर्म भरम फिर हो जाए। मेरा ख्याल है कि कोई भी इस खिते में कोई भी मुल्क जो है और हुँ, इवन इंटरनेशनली भी जो है बरादरी जो है बैन अवी हुँ, बरादरी भी जो है वो जो है हॉस्टिलिटीज का दोबारा शुरू होना जो है अफोर्ड नहीं कर सकती। हुँ, महंगाई जो है वो सिर्फ इस खित्ते में नहीं हुई बल्कि सारी दुनिया को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। जिन मुल्कों के पास अपना तेल है उनका हुँ, तेल की जो तरसील है वो रुकी हुई है। वो अपने तेल की पूरी कीमत नहीं वसूल कर पा रहे। तो ये एक बैनुल अक़वामी क्राइसिस है। इस क्राइसिस का खत्म होना एक जो है उसका अच्छा अंजाम होना जो है हुँ, वो सारी दुनिया के इंटरेस्ट में है। सिर्फ इस खित्ते के ठीक है हुँ, हम हुँ, बड़े बेनिफिशियरी होंगे इससे ये जो खित्ता है जो रीजन है लेकिन बाकी ना भी जो है वो बेनिफिशियरी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि हॉस्टिलिटीज की फ्लेयर अप होने की दोबारा कोई गुंजाइश नहीं है इस वक्त। अल्लाह ताला हुँ, फजल और करम करे लेकिन जो हालात जितनी कोई मेरी समझ अकल है कि जी, इस वक्त गुंजाइश नहीं है हॉस्टिलिटीज की। ये हुँ। कंक्लूड होगा इंशाल्लाह ताला ये और पाकिस्तान को इसके कंक्लूजन के ऊपर जो है एक दफा फिर एक सालिस की हैसियत से अमन के दाई की हैसियत से जो है पाकिस्तान की साख में बेपनाह बिल्कुल। अल्लाह के फजल बिल्कुल, से इजाफा हो। ख़ैर साहब यही बात मैं पूछना चाही थी कि इस वक्त ज़ाहिर है कि कोशिशें तो पाकिस्तान की अपनी जगह पे हैं, लेकिन पूरी दुनिया जो है वो एक डिसऑर्डर का इस वक्त शिकार हो चुकी है। अरब ममालिक भी जो उनकी एक रिलायंस थी या उनकी एक तवक्कुआत थी अमेरिका के साथ वो भी पूरी नहीं हुई हैं। पोस्ट वर्ल्ड जो ये पोस्ट वॉर जो सिचुएशन होगी उसके अंदर भी अरब ममालिक का किरदार, फिर आपने देखा चीन ने जो अमेरिका, ईरान और सऊदी अरब का किरदार जो है या उनके आपस में ताल्लुकात को बेहतर किया है, पाकिस्तान का भी उसके अंदर किरदार है। तो क्या नज़र आ रहा है आपको कि इस जंग के बाद क्या खाका बन सकता है, क्या मंजरनामा बन सकता है, क्या सूरत हाल होगी फिर? देखिए मेरा ख्याल है कि आपकी बात दुरुस्त है कि ये रीप्रोफाइलिंग सारे सारे रिलेशनशिप्स की होगी जी इस वो खिते में बिल्कुल। नहीं। मैं समझता हूँ कि यूरोप में भी एक बहुत बड़ी सी चेंज जो है वो आई है जी हाँ। कि जिस तरह वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं, जिस तरह ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी उन्होंने हॉस्टिलिटीज वाला जो है रोल अदा नहीं किया बल्कि सुलह का रोल जो है और अमन की तलकीन की है पार्टीज को यूरोप ने भी और बाकी भी जिस तरह पहले जंगों में जिस तरह इराक की जंग हुई या दूसरा खलफशार जो है मिडल ईस्ट में हुआ, नॉर्थ अफ्रीका में हुआ, तो उसमें सारे का सारा यूरोप जो है और नॉर्थ अमेरिका, ब्रिटेन, ये सारे एक तरफ खड़े थे। अब समझ अब मेरी दानिश में इस वक्त इसराइल जो है अल्टीमेटली ये सारे खलफशार का बेनिफिशियरी जो है इसराइल होगा। तो ये रियलाइजेशन जो है यूनाइटेड स्टेट्स में भी है, यूरोप में भी है, बरतानिया में भी है और बाकी सारी दुनिया में भी है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो असल अज़ाइम है इसराइल के वो दुनिया पहचान गई है। वो फॉर द टाइम बिंग जो है हो सकता है कुछ देर और वो इस किस्म की हदधर्मी जुल्म और बर्बरियत और जेनोसाइड जो है वो जारी रख सके, लेकिन तारीख एक ऐसा रुख इख्तियार कर गई है जिसमें इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन जो है वो तकरीबन यकजा हो चुका है कि इसराइल जो है वो एक ऐसी रियासत है जिसकी वजह से मिडल ईस्ट में परपेचुअली जो है वो बदअमनी है, जंगो जदल है, कत्लेआम है, बच्चे मारे जा रहे हैं, ख्वातीन और मर्द और बूढ़े शहीद किए जा रहे हैं, मुल्क बर्बाद किए जा रहे हैं और एक नहीं कई जंगें जो है पिछले 60-70 साल में इसराइल ने जनरेट की हैं। ये रियलाइजेशन बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि ये इस सारे खलफशार के अंदर जो सिल्वर लाइनिंग है या एक जो इसका सम टोटल जो है वो ये है कि दुनिया जो है एक भयानक चेहरा जो है इसराइल का वो पहचान चुकी है।
मैं उसमें अमेरिका को भी शामिल करता हूँ कि जो इस वक्त पीस परसू किया जा रहा है उसमें इजराइल राजी नहीं है, इजराइल के इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ पे अमन हो। जी लेकिन मैं अमेरिका को भी, ईरान को भी और यूरोप को भी, इन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि सब लोग जो है ऑनेस्टली अमन के दाई हैं और अमन को परसू करना चाहते हैं, और वो ये इस परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर जो बिल्कुल है उसको जो है खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल। उस पे आपने देखा है कि इजराइल लबनान के अंदर जो इस वक्त वहाँ पे हमला आवर है और किस तरह से वहाँ पे उसके एक तसल्लुत के डिज़ाइंस जो है सामने आ रहे हैं। इसमें रीजनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जैसे हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ राब्ते हुए हैं और इस वक्त भी जो है वो तुर्की के साथ और दीगर मुल्कों के साथ जो है वो पाकिस्तान बात कर रहा है और चारों मुल्कों के साथ। तो कहा जा रहा है कि क्वाड जो है वो बन चुका है। ये जो ब्लॉक है, ये क्वाड है, ये ड्यूरिंग द वॉर आपको लगता है कि ये काम शुरू कर देगा या बहुत जल्द? क्यों हम पहले एक मुआहदे के अंदर हैं सऊदी अरब के साथ, ये इस जंग के बाद जो है आपको लगता है कि कोई क्लब जो है वो बन सकेगा, कोई क्वाड बन सकेगा, कोई ब्लॉक बन सकेगा? मुमकिन है कि बहुत जल्द ये जो अरेंजमेंट जो फाइनलाइज जो हुई है, पार्शली होगी हुई है या हो रही है, इन प्रोसेस जो है, ये दिस इज ये एक मुस्तकबिल की अरेंजमेंट है जिसमें ऑब्वियसली हाल भी आ जाता है। और अगर ये जो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो माहिदा है, इसमें अगर कतर भी और तुर्की भी शामिल होता है तो वो खुशाइंद होगा कि हमारे यहाँ पे खित्ते के अंदर एक ऐसा इकोनॉमिक एंड दफाई अरेंजमेंट जो है वो मुल्कों के दरमियान आए कि उसमें जो है डिपेंडेंस जो है आउटसाइड द रीजन जो है वो मिनिमाइज हो। डिपेंडेंस तो दुनिया में रहेगी, एक बरादरी है, बैन अवी बरादरी है, उसमें तमाम मुल्क जो है इकोनॉमिकली और अदरवाइज जुड़े होते हैं। लेकिन एक अपने खित्ते में अमन के लिए जो है मैं समझता हूँ कि माहिदा जो है कोई किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये अपने खित्ते के अंदर जो है अमन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बड़ा वाइटल है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर भी इसका एक सैल्यूटरी इफेक्ट होगा। और आने वाले वक्तों में मेरी दुआ भी है, मेरी ख्वाहिश भी है, और मैं समझता हूँ हर शख्स की ख्वाहिश होगी इस सारे रीजन के अंदर कि हमारे अमन के लिए जो है हम एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो इस खित्ते के लोग। अल्लामा इकबाल ने आज से कई दहाइयां पहले कहा था, एक हरम की पासबानी के लिए क्या है मिसरा जो है जी, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी नील के साहिल से लेके ताबखा के काश पर। तो ये मेरा ख्याल है, ये अल्लामा इकबाल का ख्वाब है जो अगर ये सारे हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बरादरी इकट्ठे हो जाते हैं, तो नील के साहिल से लेके बल्कि बहरे जुल्मात से लेके आपके अनूस से लेके जो है ताबखा के खाश पर। खाई साहब जी बिल्कुल, ये ज़ाहिर है ख्वाहिश तो है, लेकिन हमने देखा है कि हालिया दिनों में जब प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया अमेरिका ने, तो फिर उस वक्त जो सऊदी अरब ने अपनी बेसिस के हवाले से, और ये खबरें एनबीसी ने भी की हैं, इसमें मुख्तलिफ जो अमरीकी और मगरबी जरायद हैं उसने इसको रिपोर्ट किया है कि उन्होंने कहा जी उनकी बेसिस को इस्तेमाल ना किया जाए, तो प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है उसको नुकसान हुआ, उसको रोक दिया गया। अभी चीन के दौरे के दौरान ही अब्बास अरागची साहब का और फैसल बिन फरहान साहब की बात हुई, आज फिर उनकी बात हुई है। तो आपको लगता है कि सऊदी अरब जो है वो अपना रिलायंस ख़त्म कर रहा है अमेरिका के ऊपर, और ख़ास करके दिफाई अलायंस, और जाहिर है कि उनका जो रिलायंस भी और अलायंस भी, पाकिस्तान का किरदार यहाँ पर नुमायाँ हो सकता है? क्या आप कहेंगे इस बारे में? देखिए, मेरा इस पे कमेंट जो है, क्योंकि सूरत हाल कोई वाजे नहीं है, तो मैं प्री मैच्योर कमेंट इस पे नहीं करूँगा। डेफिनेटली मेरा एक अपना है नजरिया या अपनी एक सोच है, लेकिन ये चीज जो है ये क्योंकि एट ए वेरी हाई लेवल पाकिस्तान में भी और दूसरे जो ब्रादर मुल्क हैं उनमें भी ये चीज जो है सोच में है या उसको उस पर अमल दरामद हो रहा है या क्या हो रहा है, मैं इसके ऊपर मेरा ख्याल है मेरा कबल वक्त कमेंट होगा। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे, इत्तेहाद की तौफीक दे
तो पाकिस्तान की ज़ाहिर है कि जोग्राफियाई हैसियत जो है खाय साहब, उसको तो ज़ाहिर तस्लीम किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है वो क्या तय करेगा पोस्ट वॉर या जो इस वक्त सिचुएशन है उसके अंदर? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसे द सिचुएशन इज इन ए फ्लक्स। जो हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान का जो रोल है या पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हैसियत है या पाकिस्तान का जो मिलिट्री माइट जो है जो पिछले जंग के बाद जो है एस्टेब्लिश हुआ है, वो अल्लाह ताला में हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश भी होगी, अल्लाह ताला से दुआ भी होगी कि पाकिस्तान का रोल जो है वो एक पिवटल और कलीदी जो है रोल जो है बन जाए, हमें ऐसा मकाम जो है मिले जो ऑलरेडी नजर आ रहा है। हमारा मकाम अल्लाह ताला ने मेहरबानी की हुई है कि इसमें इस्तेकाम आए इस मकाम के अंदर, ताकि हम उम्मत मुस्लिमा का जो है उनके मिल के मुहाफ़िज़ भी बने सब ममालिक, और जो जुल्म और बर्बरियत जो है इजराइली ढा रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर या लबनानियों के ऊपर, ईरानियों के ऊपर, जो इजराइल के जो साजिशें हैं, जो उन्होंने ताने बाने बुने हुए हैं, वो हम मिलके उसका मुकाबला कर सकते हैं। अगर इजराइल ने जो है पिछले 76 साल 70 साल के अंदर कोई इन्फ्लुएंस गेन किया है, उसमें वेस्टर्न बैकिंग का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। और जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है दुनिया में जो उनकी मसला है फाइनेंशियल जो है उसका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उसमें मुस्लिम दुनिया का या इस खित्ते के ममालिक का अपने अंदर जो नफाक है उसकी भी कंट्रीब्यूशन है। अगर हम मिल जाएं और पाकिस्तान जो है इसमें कलीदी जो है किरदार अदा कर रहा है और करता भी रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही जरूर होगी, तो हम लोग जो हैं जो 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 पीछे खंडराज छोड़े हुए हैं हमने पिछले 70-78 साल से 8 तकरीबन दहाइयों से मुसलमान मुल्क जो आज़ाद हुए हैं इस सारे खित्ते के अंदर जो है वो पिछले 8-9 दहाइयों में आज़ाद हुए हैं। तो टाइम हैज कम कि हम अपने कंसोलिडेट करें, अपने रिसोर्सेज कंसोलिडेट करें, अपने दफा के जो वसाइल हैं उनको कंसोलिडेट करें, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, किसी और ब्लॉक के खिलाफ नहीं, सिर्फ जो है एक जो इजराइल का जो थ्रेट है उसको भी काउंटर जो है हम कोई जो है एग्रेसिव डिजाइन नहीं रखते, लेकिन डिफेंड करने का अपने आप को हक हासिल है। फलस्तीनियों को, लबनानियों को, ईरानियों को, पाकिस्तानियों को सबको डिफेंड करने का हक है, और डिफेंड जो है अकेले अकेले नहीं होगा, ये उम्मत मुस्लिमा का जो है वजूद जो है एज वन एंटिटी जो है तस्लीम कराना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने इजराइल की बात की तो भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और ऑफ कोर्स 1 साल जो हुआ है मशरकी सरहद के ऊपर अभी भी दबाव मौजूद है। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान जो है वो कोई मज़ीद कोई मिस एडवेंचर कर सकता है? और इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं बल्कि फील्ड मार्शल ने कल जो बात की है कि हिंदुस्तान के जो डिज़ाइंस थे और ख़ास करके अब जो तैयारी है वो और तरह की होगी, तो ये मैं पूछ सकती हूँ कि J-35 पाकिस्तान को मिलने हैं या जो ड्रोन स्टेल्थ ड्रोन्स हैं जो कि टर्की के हवाले से बात की जा रही है कि वो भी पाकिस्तान को मिल सकते हैं, तो इस तरह की भी तैयारी पाकिस्तान जो है वो कर रहा है इस वक्त? देखिए आसफा, हिंदुस्तान से हर वक्त तवक्को तो यही रखनी चाहिए कि मिस एडवेंचर जो कर सकता है कोई, फिर जो है अपनी जो उसकी बिस्सी खराब हुई है पिछले साल जो है उसको रिडीम करने के लिए कोई ना कोई वो हरकत कर सकते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा डिस्पैशनेटली अगर आप इस चीज को देखा जाए तो वो रेट्रिक तो बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं सुखियां बड़का मारे नहीं, लेकिन मेरा नहीं सब ख्याल के वो दे विल कंटिन्यू टू बैक टेररिस्ट कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। वो अफगानिस्तान के साथ मिलके ये हमारे जो खिलाफ जो एक वॉर ऑफ एट्रिशन है, एक आप कह सकते हैं उन्हें जिसको कहते हैं कि जो खुली जंग नहीं, लेकिन एक टेररिस्ट ग्रुप काइनेटिक
जी। इसको काबुल की भी बैकिंग शामिल है, उसमें बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है हिंदुस्तान, हमेशा रहे हैं, लेकिन अब वो जो है अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए जो है हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं रोजाना शहादतें हो रही हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो जाने कल भी कुर्बान कर बन्नू रहे हैं में बिल्कुल। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए, ताकि कौम जो है वो सुख चैन से जो है अपना तरक्की का सफर जो है तय कर सके। हमारे नुकसान हो रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि हम उन पे नुकसान, हम भी बड़ी कारी ज़रबें लगा रहे हैं। और हिंदुस्तान जो है मेरे नहीं ख्याल के मेरी बड़ा एक एलिमेंट्री किस्म का इस सिलसिले में आप कह सकते हैं कि नॉलेज है, लेकिन ये वॉर जो है उसमें बैकिंग जो है अफगानिस्तान और मिलकर जरूर करते रहेंगे जो दहशतगर्दी की है, लेकिन बड़ा रिस्क जो है हिंदुस्तान नहीं लेगा, क्योंकि दे कांट अफोर्ड अनदर डिफीट, दे जस्ट कांट अफोर्ड अनदर डिफीट। जो है एक और जो है उनको जो है फैंटी पड़ी तो उनके जिम्मे कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं बिल्कुल ये तो है बिल्कुल इसमें, लेकिन जैसे कल बन्नू में अटैक हुआ, 15 शहादतें हुई हैं, रोज़ ये आज पाकिस्तान ने डिमाश भी किया अफ़गानिस्तान के सफ़ीर को बुला के, लेकिन ये गज़ब लिल हक़ भी चल रहा है, शुरू है इस वक्त, ये कब तक शुरू रहेगा कुछ बताएंगे आप, यानी जारी रहेगा कब तक, या इसका भी बदला या इसका जो रिएक्शन है वो हमें देखने को मिलेगा? ये अफ़गानिस्तान से तो हमले हो रहे हैं, जब भी डिमाश किया गया है, तो क्या ये ऑपरेशन जारी रहेगा? लेकिन टेट फॉर टैट तो जारी रहेगा। अगर हमारे ऊपर हमला होगा हम उससे ज्यादा जो है जोर से उसका रिस्पांस देंगे, लेकिन जहां खित्ते के दूसरे ममालिक कोशिश भी कर रहे हैं कि अमन किसी तरह रिस्टोर हो सके और पाकिस्तान को ये जमानत मिल सके कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और जो वहां पे पनाह गाहें हैं उनको डिसमेंटल किया जाएगा, तो पनाह गाहें जो है मुयस्सर नहीं होंगी दहशतगर्दों को, और कोई ऐसा अरेंजमेंट जो है थर्ड पार्टी के जरिए निगोशिएट हो सके जिसमें थर्ड पार्टी की और हमसाया में जो हमारे ममालिक हैं उनकी कुछ जमानतें शामिल हों, उनकी कोई गारंटी शामिल हों। अदरवाइज ये जो एक वॉर ऑफ एट्रिशन जो है ये जारी है और इसके जारी रहने के इम्कानात भी हैं, लेकिन दुआ है कि काबिल जो है वो दिल्ली की बोली ना बोले, दिल्ली की पुष्पनाई ना ले, और अपनी एक अमन के साथ जो हमने 40-50 साल अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से जो हमने नुकसान उठाया है, और माजी का मैं क्या लंबा चौड़ा जिक्र करूं, लेकिन सफर आगे बढ़ रहा है। जो पाकिस्तान की जो एक साल के अंदर जो कामयाबी हुई है उनको हम कंसोलिडेट करेंगे, उनके ऊपर जो है एक नई इमारत जो है वो अल्लाह के फजल से हमारी बनी है, एक नया इंप्रेशन दुनिया में गया है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी किसी भी हमसाये के साथ जो है इस किस्म के ताल्लुकात हों जो हमारा इस सफर में कोई रख न डाल सके। बिल्कुल जाहिर है ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसको आपने हाईलाइट किया, और दहशतगर्दी का हमें सामना भी है, लेकिन आप कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं, मसलन हमारी पोर्ट्स दोबारा से जो बंदरगाहें हैं वो आबाद हो रही हैं, गवादर के बारे में बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि गवादर को जो आपने सी पैक के उस तनाजुर में देखते थे अब आबाद हो पाएगी ये बंदरगाह, जिसको कि एक बड़े अरसे से हम स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट करार देते हैं? आसमा अल्लाह ताला हमें मौके फराम कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, मेहरबानियां कर रहा है। अब ये हमारा काम है ना कि वी शुड पुट आवर एक्ट टुगेदर। ये गवादर पोर्ट के आबाद होने की अपॉर्चुनिटी हमें मिली है ना कि जो है स्टेट ऑफ हॉर्मस के बाद बाहर ये पोर्ट है, यहाँ से जो है सेंट्रल एशिया और मैनी अदर डेस्टिनेशन जहाँ पे जो है ट्रेड हो सकती है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें अवेल करनी चाहिए, इसको इनकैश करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये कंसर्न क्वार्टर्स जो हैं हमारी मिनिस्ट्रीज जो हैं इस पोर्ट एंड शिपिंग की और दूसरी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो ऑलरेडी मुझे इल्म है कि कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेस जो है उसको यहाँ पे केटर किया जाए जो दूसरी पोर्ट से
डाइवर्ट होके यहाँ पे आ रहा है। ग्वादर बहुत बहुत जबरदस्त पोर्ट है, अल्लाह ताला की तरफ से ये तोहफा है हमें जो है, जिस किस्म की वो पोर्ट है, उसका आबाद होना, फिर उसको उससे मुस्तफीद होना सेंट्रल एशियन कंट्रीज का, चाइना का, ईरान का, सब 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 हर तरफ जो है उसकी एक्सेस होगी। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हमें इसके लिए जो है ना बड़ा वॉर फुटिंग के ऊपर बिजनेस प्रोक्योर करके और डाइवर्ट करके लोगों को ये बिल्कुल, मावर कराना सिक्योरिटी होगा भी इसमें कि दिस बिल्कुल इज द बहुत अहम सेफेस्ट होगी। पोर्ट इन द रीजन। हाँ साहब, लास्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ईरान, अगर ईरान में अमन हो जाता है और उन पे पाबंदियाँ हटती हैं, ऑफ कोर्स एक पोस्ट वॉर जो सिनेरियो बन रहा है, पाकिस्तान क्या गैस पाइपलाइन के हवाले से भी उसको फ़ायदा हो सकता है? और इस वक्त जो मीडिएशन पाकिस्तान करवा रहा है, इस दौरान भी क्या हम इस पे जो है वो कुछ पेशरफ्त हमें देखने को मिल सकती है? क्या इम्कानात आपको नज़र आते हैं गैस पाइपलाइन के हवाले से? देखिए, हमें नेगोशिएट करना पड़ेगा ईरान के साथ कि इसका क्या फ्यूचर होगा। आसमा, अगर इस अमन की सूरत में जो सैंक्शंस जो है ईरान के ऊपर से उठाई जाती हैं, रिलैक्स की जाती हैं, तो हमें बड़ा फायदा है। देखिए, तेल आ सकता है वहां से बाई रोड, बाई लैंड रूट्स वहां से आ सकता है, पाइपलाइन के जरिए गैस वहां से आ सकती है, जो हमारी ट्रेड जो है वो मैनी फोल्ड जो है मल्टीप्लाई हो सकती है, बहुत ज्यादा। देखिए, इस वक्त भी हमारे जो बॉर्डर रीजन में जो है को खाने पीने की चीजें जो है ईरान से आती हैं जी। हमारे बलूचिस्तान में, लेट्स एक्सेप्ट दैट के तेल भी वहां से आता है जो वहां पे सस्ता बिकता है और वो बाउजर वगैरह में आता है। लेकिन एक उसको उसको अगर अमन हो जाता है तो उसको जो है फॉर्मलाइज किया जा सकता है कि वहां से पाइपलाइन आ जाए और हम तेल की जो है वहां से सस्ते तेल की जो है फैसिलिटी जो है अवेल कर सकें, बजाय इसके कि दूर दराज से दुनिया से हम तेल लेते रहें। तो मेरा अपना ख्याल है कि सबसे ज्यादा तो ऑब्वियसली अमन का बेनिफिशियरी जो है वो ईरान होगा इस खित्ते के अंदर, बाकी दुनिया भी होगी, अमेरिका भी होगा, बाकी गल्फ के ममालिक भी होंगे, लेकिन ईरान के बाद सबसे ज्यादा जो है इस अमन का जो फायदा है वो पाकिस्तान को है। तो लेट्स होप, दुआ भी करें और दवा भी कर रहे हैं कि ये अमन कायम हो और उस अमन के डिविडेंड्स जो है इस सारे खित्ते को जो है वो दुनिया को जो है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कायद साहब, आपने वक्त दिया और नाजरीन आपने गुफ्तगू सुनी। बहुत अहम इंटरव्यू ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का जो कि आपके सामने हमने पेश किया है, उनसे बातचीत की है। इसके साथ साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एजाज़ चौधरी साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा वो हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम बात करेंगे कौन कौन सी तजावीज़ हैं जो कि अब पेश हुई हैं और अमेरिका इतना सख्त रद्दमल क्यों दे रहा है। चीन के दौरे के दौरान कौन से 5 B's हैं जिन पे बात होगी और 3 T's हैं जिसके ऊपर बात होगी। ईरान की तरफ से जो तजावीज़ गई हैं उनको मुस्तरद किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने बात की और ये कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जिसके ज़रिए से वो स्कॉट करते हैं शिप्स को दोबारा शुरू करने पर गौर किया जा सकता है। फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। एजाज़ चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा, कई किताबों के मुसन्निफ़ और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। मैं यही जानना चाह रही हूँ कि ये जो तजावीज़ है इनका आपने भी जायज़ा लिया होगा, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी किया, तस्नीम न्यूज़ ने भी उसको जारी किया है। क्या आपको लगता है कि किसी एक जगह पे पहुंच जाएंगे? लगता है ऐसे कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को किसी सूरत भी अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता? जी, ईरान को ये जान पड़ गई है जानकारी के डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त मुश्किल पोजीशन में हैं। उनको JCPOA जो उन्होंने 2018 में रिजेक्ट किया था उससे कोई एक्स्ट्रा कोई प्लस चाहिए कोई चीज़, तो इसलिए ईरान ने अब उसको सबसे आखिरी आइटम कर लिया है कि आप पहले मुझे ये सारी कंसेशंस दे दें जिनमें जो सैंक्शंस हैं वो उठाई जाएं और जो फाइनेंस इनके जो मुंजमद शुदा असासे हैं वो दिए जाएं, प्लस हरमुज़ के ऊपर भी हम खोल देंगे लेकिन हमारी जो सॉवरेनिटी उसके ऊपर वो एक्सेप्ट की जाए और ये चीज़ और जंग बंदी की जाए और जंग बंदी की जमानत दी जाए जो चीन और रूस के अलावा UN सिक्योरिटी काउंसिल से दी जाए। ये बातें आप करेंगे तो हम आपको ऑफ रैंप देंगे। और इस बात पे फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत सीख पाए हैं क्योंकि उनको नजर आ गया है कि वो अब शिकंजे में आ गए हैं। अगर वो JCPOA वाली सूरत हाल को ही कंक्लूड करते हैं
तो सारी उनकी पार्टी कहेगी कि जनाब आपने फिर हासिल क्या किया, आपने ये क्यों 10 साल जाया कर दिए। ये चीजें तो उस वक्त हमारे पास अवेलेबल थी और हरमुज का कोई क्वेश्चन ही नहीं था उस वक्त, बीच में खुली पड़ी थी, कोई मसला नहीं था। तो इस वजह से वो इस वक्त मुश्किल में, और ईरान को बिल्कुल समझ आ गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धमकियां भी सारी दे दी हैं, बमबारी की भी बात कर ली है, उन्होंने कई बार विक्ट्री भी डिक्लेयर कर ली है, उन्होंने कई बार न्यूक्लियर इनके सारे प्रोग्राम को भी खत्म कर दिया। अब वो एतबार खो बैठे हैं, उनकी जो सारे बयानात हैं वो इतनी बार हो चुके हैं कि अब कोई उसका एतबार नहीं रहा, तो चुनाचे वो बड़ी मुश्किल में आ गए हैं। अब उनकी शायद ये उम्मीद हो डोनाल्ड ट्रंप साहब की कि मैं चीन में जब जाऊं, तो जब चीन के साथ बार्गेनिंग कर रहे हो, क्योंकि चीन को भी ये हरमुज खुली चाहिए, उनको तेल चाहिए, तो शायद मैं कुछ कंसेशंस चीन से लेकर तो चीन के जरिए ईरान को मनवा लूं, और फिर मैं ये कहूं कि ये पैकेज जो बना है चीन के रास्ते जो मुझे कंसेशंस मिल रही हैं, क्या कंसेशंस है ये कि सेमी कंडक्टर्स की एक्सपोर्ट्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स की एक्सपोर्ट्स हैं, जो उनको बहुत ज्यादा, सिर्फ उनको नहीं बाकी सारी दुनिया को भी, जापान वगैरह को भी चाहिए अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, दूसरी तीसरी टेक्नोलॉजीज के लिए। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो शायद चीन के दौरे में कोशिश करें कि कम से कम उस बड़े पैकेज में ये रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि ईरान के साथ अब डायरेक्ट उनको एक ही सूरत में हो सकता है कि वो ये सारी कंसेशंस ईरान को दे, और तो फिर ईरान को वो ऑफ रैम्प दे। और दूसरी तरफ मतलब ये एग्रीमेंट हो भी सकता है, ये नहीं है कि इसको नहीं किया जा सकता। जी अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मुमकिन है कि ये एग्रीमेंट हो जाए, अगर जब वो चीन पहुंचे या उनसे मुलाकात हो तो इस दौरान उनकी कोई इस मामले के ऊपर और ईरान भी आपको लगता है कि ये चाहता है कि कोई गारंटी जो है वो चीन की तरफ से हो या रूस की तरफ से हो, इस बात के इम्कानात हैं कि कोई गारंटर मिल जाए इस दौरे के दौरान और ये एग्रीमेंट हो जाए? देखिए, जब वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से एंडोर्समेंट लेगी, तो जिसमें चीन और रूस दोनों बैठे होते हैं, तो यकीनन उनकी एंडोर्समेंट तो होगी, लेकिन खाली एंडोर्समेंट तो काफी नहीं है ना। उनको तो ये चाहिए कि भाई कोई भी आप अगर अरेंजमेंट नहीं करने जाते हैं तो उसमें ये दोनों ताकतें मुलव्वस हो, किसी ना किसी तरीके से उनकी इन्वॉल्वमेंट हो। तो रूस ने तो पहले ही इंडिकेशन दे दिया, प्रेसिडेंट पुतिन ने कई बार कहा है कि हम इनका एनरिच यूरेनियम लेने को तैयार हैं, जिसका मतलब यह है कि वो बीच में कोई ना कोई किसी किस्म की सालसी करने को तैयार, बल्कि उन्होंने सालसी का लफ्ज भी इस्तेमाल किया। अच्छा, चीन सालसी भी कर सकता है, उससे पहले चीन ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान भी सालसी की थी, फलस्तीनी धड़ों के दरमियान भी की थी, तो चीन बड़ी खुशी से करेगा अगर ये ईरान को मुतमिन कर सकता है। लेकिन ज्यादा ये चांस है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी ख्वाहिश होगी कि बायलैटरली अगर हो जाए तो वो सबसे ज्यादा अच्छा है, दूसरी सूरत में चीन के रास्ते हो जाए ताकि चीन से भी कोई कंसेशंस वो ले सकें, और ईरान को अगर वो कंसेशंस दे देते हैं और जवाब में सिर्फ जेसीपीओ मिलता है, वो उनको कबूल नहीं होगा। तो ईरान भी को भी देने को तैयार है जी, जेसीपीओ प्लस दे देगा वो उनको, क्यों नहीं देगा, अगर उसको बाकी सारी शराइत जो है ना मंजूर कर ली जाए। तो यकीनन इस वक्त ओवरऑल ईरान एक मजबूत पोजीशन में है, वो थोड़ी हार्ड लाइन ले रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ताकत का सारा इस्तेमाल करके देख लिया है। अब उनको पता चल गया है कि एक बार जब आप उनके खिलाफ ताकत कर चुके हैं इस्तेमाल और उन्होंने जवाब भी दे दिया, अब वो नहीं इस्तेमाल हो सकता। तो यही दो ऑप्शंस बनती हैं कि अगले 4-5-6 दिनों में वो कोई एग्रीमेंट कर लें ईरान के साथ, बाकी सारी कंसेशंस दे के जेसीपीओ प्लस ले लें, या चीन के साथ जो पैकेज बनाएं उसके अंदर वो कंसेशंस जो हैं वो मनवा लें, और चीन जो है फिर ईरान पे जोर डाले। और एजाज चौधरी साहब, चीन ने 4 अहम नुकात वो पेश किए थे इसके हवाले से। एक तो मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम का क़याम, ज़ाहिर है कि वो अपनाए हुरमुज़ के हवाले से ये बात कर रहे होंगे, और फिर खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत, चले बाकी चीज़ें तो और थी, मगर जो अहम है वो ये, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि एक उनकी बात हुई है सऊदी वज़ीर ख़ारजा से, फिर पाकिस्तान की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से, फिर ईरान के सऊदी वज़ीर ख़ारजा से बात हुई है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो मुश्तरका सिक्योरिटी का निज़ाम है, इसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब मिल के कोई आबनाए हुरमुज़ के हवाले से फ़ैसला ले सकते हैं, या इसमें उनका किरदार हो सकता है? देखिए, ये जो बात हो रही है ना कि ईरान की और यूएस की जंग के बाद जो एक नया अरेंजमेंट, रीजनल अरेंजमेंट, ईरान उसकी तैयारी कर रहा है, क्योंकि खबर बड़ी गर्म हो गई थी, जो मैं भी बिल्कुल नापसंद करता हूं, सच्ची बात है कि ये एक सुन्नी इत्तेहाद कोई बनने जा रहा था, यानी पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र वगैरह। बिल्कुल ऐसी सोच किसी की होनी भी नहीं चाहिए।
आपकी कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है, इंडिविजुअल सिक्योरिटी जो चीन कहता है, वो उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक ईरान उसमें शामिल नहीं होगा। और बिल्कुल इसको सेक्टेरियन बुनियादों पर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जितने इलाके के मुमालिक हैं ईरान समेत, उनको एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना पड़ेगा और वो अरेंजमेंट हॉर्मुज से ऊपर होगा। यकीनन हॉर्मुज की ओपनिंग जो है उसके अंदर शामिल होगी, लेकिन बाकी भी जो मामलात है कि एक दूसरे के ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, कोई अटैक नहीं करेगा, इसमें एक ही होल्ड आउट है इस खित्ते में, वो आपको पता है कि यूएई है और इसराइल और उनका नेक्सस है। लेकिन यूएई ज्यादा देर तक ये पोजीशन ले नहीं सकेगा। अल्टीमेटली यूएई विल हैव टू कम ऑन बोर्ड। ये यूएई ने एक बड़ी गलत पोजीशन ले ली हुई है, यकीनन वो वापस लौटेंगे। और बुनियादी तौर पर इस वक्त ईरान उसकी तैयारी कर रहा है कि इन सारे बात करे कि जनाब एक कलेक्टिव सिक्योरिटी करें, ना मैं आप पे हमला करूंगा ना आप मुझ पे हमला करें, हम सारे एक दूसरे के साथ ताउन करें और चीन का जो ओवर ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है उसके रूब्रिक में करें। तो आप देखेंगे कि इसमें अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किलात अलबत्ता पैदा हो जाएगी, क्योंकि उनका जो असर और रसूख है वो खित्ते में आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, बल्कि शायद उनको शायद निकाला ही हो जाए। और इसराइल के लिए भी बड़ी एक मुश्किल पेश आ जाएगी, क्योंकि उसने पूरा दाव इस बात पे लगाया था कि मैं ईरान को खत्म कर दूंगा, ईरान की रिजीम को खत्म कर दूंगा वाया यूनाइटेड स्टेट्स। वो हो नहीं सका, इसलिए अब मेरे ख्याल में वो भी अब हाथ धरे बैठ गए हैं और उन्होंने कोशिश की है स्पॉइल करने की, लेबनान ये वो। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी तो ये पूरा खिता नहीं उसकी तैयारी कर रहा है। जय साहब, आपको लगता है कि ईरान अपनी सारी शराइत जो है वो मनवाएगा, वो एक शर्त से भी पीछे नहीं हटेगा? क्या यही वजह है कि अमेरिका अभी तक अपनी फतह का ऐलान नहीं कर सका? यानी शुरू में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो जीत चुके हैं, ईरान का जो है वो सब ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक वो अपनी फतह का क्यों ऐलान नहीं कर सका, अगर ईरान जो है उनके ख्याल में शिकस्त खुर्दा है? देखें, हाँ यही देखें ना, ये तो फिर साफ नजर आ रहा है कि वो किसी और ही दुनिया में रह रहे हैं और वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, स्पेशली अपने मागा बेस को, जो आपको पता है कि और कहीं अमेरिका में जो बसने वाले लोग हैं वो कहीं और बाहर देखते ही नहीं है, तो उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो उनके दावे हैं वो टॉनिक हैं। वो समझ रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और ये उनको अंदाजा है डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि मैंने अपने मागा बेस के लिए रखना है। ईरान का भी बहुत सारे जो टफ पोस्चरिंग है वो अपनी आवाम के लिए कि आप जरा हौसला रखें, हम आपके लिए बेहतरीन नेगोशिएट करेंगे टर्म्स जो हैं, तो दोनों उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो रियलिटी और ऑन ग्राउंड है वो ये है कि अमेरिका ताकत के जरिए ना नाकाबंदी कर सका और ना ही वो जो उसने कहा ना कि प्रोजेक्ट फ्रीडम कि मैं सारे शिप्स वहां से गुजरवा सकूंगा, दोनों काम नहीं कर सका, वो फेल हो गया इस लिहाज से। और उनको तो इतने जनरल्स भी फायर करने पड़ गए और कोई फायदा नहीं हुआ। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान को भी इस बात का जरूर खौफ है कि अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो उनके लिए भी खासे मसाइल होंगे। इसलिए मैं ये कहता हूं कि दोनों मुमालिक करेंगे अल्टीमेटली एग्रीमेंट और कहीं ना कहीं आके इनको सेटल होना पड़ेगा, और जिसका एक ही फार्मूला है कि JCPOA प्लस, यानी जो कंडीशंस उसमें थी उससे थोड़ा सा ज्यादा ईरान दे दे और जवाब में अमेरिका इनको कोई ना कोई कंसेशंस दे, प्लस वो कोशिश करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब के चाइना के साथ इस पैकेज को लिंक करके चाइना से कुछ कंसेशंस ले लें, ताकि क्योंकि चीन का भी फ्लो, ऑयल का फ्लो यहां से जाता है, तो इस तरह करके वो एक पैकेज मेरे ख्याल में बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे पूरी की पूरी जुजियात तैयार हैं, सिर्फ आखिरी जो एक जिसे कहते हैं डिश आखिर पे बनने वाली रह गई है, वरना तो तकरीबन हर चीज तैयार है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बात की सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब एजाज़ चौधरी साहब हमसे बात कर रहे थे कि हर चीज़ जो है वो तैयार थी पहले भी और उसके ऊपर दस्तखत नहीं हो पाए थे, लेकिन अब भी अगर देखा जाए तो अमेरिका को ही लगता है ऐसे है कि पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने जो तजावीज़ दी हैं उसके ऊपर वो वही हैं जो कि पहले दिन से था, बेशक उसमें मुस्तकिल जंग बंदी हो या फिर उसमें यूरेनियम की अफसूदगी के हवाले से जो उनकी मंशा है, उसके हवाले से जो उनकी शराइत हैं। तो देखते हैं कि सदर ट्रंप के चाइना के दौरे से पहले क्या डेवलपमेंट सामने आ सकती हैं। नेतन्याहू ने भी इस सिलसिले के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बात की है और कुछ उनको उकसाया है कि ईरान के ऊपर जाके आप हमला करें और यूरेनियम वहाँ से ले लें। बहरहाल बहुत सारी गुफ्तगू जो है आइंदा इस पूरे हफ्ते में हम आपके सामने ये लाते रहेंगे। गुफ्तगू आपने सुनी है, फैसला आपका।